हम्म और इस नए विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में काम और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। आज की हमारी चर्चा टिम फेरिस की बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं कि थोड़ी विवादित किताब द 4 आवर वर्क वीक के नोट्स और सारांश पर आधारित है। और ये एक ऐसी किताब है जिसने पूरी दुनिया में काम करने के तरीकों पर एक नई बहस छेड़ दी थी। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि काम को इस तरह कैसे डिजाइन किया जाए कि हमारी जो असल जिंदगी है वो सिर्फ रिटायरमेंट के बाद शुरू ना हो, बल्कि आज और अभी जी जा सके। तो ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। मतलब सच कहूं तो जब कोई पहली बार ये हफ्ते में 4 घंटे काम वाला शीर्षक सुनता है ना, तो ये एकदम अवास्तविक लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये इंटरनेट का कोई झूठा स्कैम हो। मतलब बस 4 घंटे काम करो और अमीर बन जाओ। ये तो गले के नीचे ही नहीं उतरता। आपकी इस शंका को समझना बहुत आसान है, और सच कहूं तो वो शीर्षक निश्चित रूप से ध्यान खींचने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम इन नोट्स को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसका असली संदेश स्टॉपवॉच लेकर सिर्फ 4 घंटे काम करना नहीं है। तो फिर असल मकसद क्या है इसका? इसका असली मकसद है जीवन को भविष्य के लिए टालने की जो हमारी आदत है ना, उस पर रोक लगाना। ये किताब हमारे समाज के उस पारंपरिक फॉर्मूले को सीधे चुनौती देती है जिसे हम ट्रेडिशनल लाइफ प्लान या डिफॉल्ट प्लान कहते हैं। अच्छा, वो प्लान जिसमें हम 25 साल तक पढ़ाई करते हैं। हाँ, और फिर एक सुरक्षित नौकरी खोजते हैं और अगले 30-40 साल तक लगातार क्यूबिकल में बैठकर बस काम करते रहते हैं। हम अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल सिर्फ पैसा बचाने में लगा देते हैं ताकि 60 या 65 साल की उम्र में आराम कर सकें। बिल्कुल, और रिटायरमेंट के बाद जीवन का असली आनंद लेने का इंतजार करते हैं। और यार, ये बहुत ही डरावना है अगर हम इस पर गंभीरता से विचार करें तो। हम अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान और स्वस्थ साल एक ऐसे भविष्य के लिए गिरवी रख देते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। कल क्या होगा, किसी को क्या पता। सही कहा। फिर भी हम सारी खुशियां 65 साल की उम्र के लिए बचा कर रखते हैं। तो लेखक बुनियादी तौर पर यही पूछ रहे हैं कि हम वो रिटायरमेंट वाली जिंदगी आज से ही जीना शुरू क्यों नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल सटीक बात है। और अगर ये पारंपरिक जीवन योजना एक जाल है तो फिर इसका विकल्प क्या है? यहीं से लेखक हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं जिसे उन्होंने न्यू रिच या नई तरह के अमीर कहा है। न्यू रिच सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, अब ये समझना जरूरी है कि न्यू रिच वो लोग नहीं हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है या जो अरबपति हैं। इसके बजाय ये वे लोग हैं जो सफलता को मापने के पैमाने को ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। मतलब उनके लिए सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके लिए सफलता का असली पैमाना 3 प्रकार की आजादी पर निर्भर करता है: समय की आजादी, जगह की आजादी और जीवन शैली की आजादी। टाइम, लोकेशन और लाइफस्टाइल फ्रीडम। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक व्यक्ति का इस बात पर पूरा नियंत्रण हो कि वो कहाँ से काम करता है, कब काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपना जीवन किन शर्तों पर जीता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। मतलब मुझे ये ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बेहद महंगी चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। कोई करोड़ों की गाड़ी। हाँ, करोड़ों की कार। लेकिन वो इंसान उस कार को लेके हर दिन शहर के सबसे भयंकर एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है। वो अपनी गाड़ी को कभी टॉप स्पीड पे चला ही नहीं पाता, बस पहले या दूसरे गियर में रेंगता रहता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। वही तो उस लग्जरी कार का या उस अपार धन का असल जिंदगी में फायदा ही क्या है अगर उसे अपने हिसाब से खुले हाईवे पर चलाने की आजादी ही ना हो? बिना समय और नियंत्रण के सारा कमाया हुआ पैसा उसी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई लग्जरी कार की तरह है। ये एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली तुलना है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो नियंत्रण और विकल्प ही आज के युग की नई संपत्ति हैं। मतलब चॉइसेस। हाँ, चॉइसेस। किताब एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई की ओर इशारा करती है कि पैसा तो वापस कमाया जा सकता है। अगर कोई बिजनेस में हार जाता है या किसी की नौकरी छूट जाती है तो वो मेहनत करके फिर से पैसा कमा सकता है। लेकिन समय तो वापस नहीं आता ना। बिल्कुल। समय एक बार बीत गया तो वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी कभी वापस नहीं लाया जा सकता। समय पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान और सीमित संसाधन है, और ये जो न्यू रिच मानसिकता है ये इसी बात को गहराई से समझती है। ठीक है, तो हमने न्यू रिच की इस मानसिकता को समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे कागज से निकालकर असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए।
क्योंकि सुनने में तो ये सब अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में किसी मोटिवेशनल सेमिनार जैसा लग सकता है। लेकिन अगर कोई रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है तो वो इसे कैसे लागू करे? इसके लिए स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही बिहावर सिस्टम देती है जिसे डील फ्रेमवर्क कहा गया है। DEAL। डील फ्रेमवर्क, हाँ। चलिए इसके पहले कदम की बात करते हैं, यानी डी, डेफिनेशन या परिभाषा। सही कहा। डील का पहला कदम है डी, जिसका अर्थ है डेफिनेशन। इसका मतलब है सफलता और अपनी इच्छाओं को अपने लिए फिर से परिभाषित करना। जैसा कि हमने भी चर्चा की, सिर्फ ये कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। तो फिर इसमें क्या शामिल होता है? इस चरण में ये सोचना शामिल है कि आपका एक आदर्श दिन असल में कैसा दिखता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं। मतलब अपने विजन को एकदम साफ करना। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किताब एक कॉन्सेप्ट देती है जिसे ड्रीम कॉस्टिंग कहते हैं। ड्रीम कॉस्टिंग, ये क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपनी मनपसंद जिंदगी जीने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन जब हम कागज पर हिसाब लगाते हैं कि मान लीजिए हर 3 महीने में एक यात्रा करने, गिटार सीखने या किसी खास जगह रहने का असल खर्च क्या है, तो पता चलता है कि ये हमारी सोच से कहीं कम है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और जब तक ये विजन और उसका खर्च स्पष्ट नहीं होगा, तब तक सही फैसले नहीं लिए जा सकते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आदर्श जिंदगी क्या है और उसकी असल कीमत क्या है, तब हमें एहसास होता है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो हमें वहां तक नहीं ले जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर फ्रेमवर्क का दूसरा कदम आता है, ई, यानी एलिमिनेशन या हटाना। और मेरे विचार से ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, ये आसान नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब है अपने जीवन और काम से गैर जरूरी चीजों को एकदम बेरहमी से काटकर बाहर फेंक देना। लेकिन समस्या यह है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बिजी रहने को ही प्रोडक्टिव मान लिया जाता है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी खामी भी। हम व्यस्तता और उत्पादकता के बीच बुरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी को एक ही मान लेते हैं। बिल्कुल। किताब स्पष्ट करती है कि उत्पादकता का मतलब अंधाधुंध काम करना या 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सही चीजों पर ध्यान देना। रुकिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठकर दिन भर में 100 ईमेल का जवाब दे रहा है, 4 मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, तो बॉस तो यही सोचेगा ना कि वो बहुत काम कर रहा है। हाँ, बॉस को तो यही लगेगा। तो क्या हम लोग जानबूझकर खुद को उन कामों में उलझाए रखते हैं जिनका कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को और दूसरों को ये दिखा सकें कि देखो हम कितने महत्वपूर्ण हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे परफॉर्मेटिव वर्क कहते हैं, यानी ऐसा काम जो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम का जिक्र आता है, 80-20 रूल। हाँ, 80-20 नियम, जिसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। बिजनेस में भी यही होता है। 80% मुनाफा अक्सर 20% ग्राहकों से ही आता है। तो अगर हम इस नियम को एक आम ऑफिस जाने वाले इंसान की दिनचर्या पर लागू करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 80% महत्वपूर्ण काम दिन के सिर्फ 2 या 3 घंटों में ही पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल। और बाकी के जो 6-7 घंटे हैं वो सिर्फ फालतू मीटिंग्स, गपशप और हर 5 मिनट में ईमेल चेक करने में बर्बाद करता है, ताकि वो खुद को व्यस्त महसूस करा सके। यही सच्चाई है। सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले उन 20% कामों की पहचान करना और बाकी के 80% को कम करना या पूरी तरह से हटा देना ही असली स्मार्ट वर्क है। और इसके लिए बहुत सोचने की जरूरत है। हाँ, यही क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। किताब सलाह देती है कि हमें खुद से ये पूछना होगा कि क्या ये काम वाकई जरूरी है? अगर मैं इस मीटिंग में ना जाऊं या इस ईमेल का जवाब ना दूं तो क्या आसमान गिर पड़ेगा? और अक्सर जवाब होता है कि नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। काम को टालना या कम्युनिकेशन डाइट पर जाना, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करना, अनावश्यक कमिटमेंट्स को हटाना ही असली स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। तो हमने डी से अपनी सफलता को परिभाषित किया और ई से अपनी दिनचर्या से गैर जरूरी कूड़े को हटा दिया। सही। अब जब हमने 80% फालतू काम हटा दिया है, तो हमारे पास 20% बेहद जरूरी काम बचता है। लेकिन
समस्या ये है कि वो 20% काम भी हमें ऑफिस की उसी कुर्सी और डेस्क से बांधे रखता है। तो इस बची हुई मजबूरी को कैसे खत्म किया जाए ताकि हम सच में आजाद हो सकें? यहीं से उस फ्रेमवर्क के अगले 2 कदम आते हैं। ए यानी ऑटोमेशन और एल यानी लिबरेशन। ऑटोमेशन और लिबरेशन। हाँ, ए का अर्थ है स्वचालन। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके जरूरी काम को आपके बिना ही संभाल सकें। आज के डिजिटल युग में ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल असिस्टेंस के माध्यम से किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूँगा, या कह लें कि जो लोग ये सुन रहे हैं उनकी तरफ से एक शंका रखना चाहूँगा। हाँ, बताइए। ये सब सुनने में किसी सीईओ या बिजनेस मालिक के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, जो लोगों को नौकरी पर रख सकता है। लेकिन एक आम 9 to 5 नौकरी करने वाला इंसान अपना काम कैसे आउटसोर्स या ऑटोमेट कर सकता है? अगर वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को अपना काम दे दे, तो क्या उसका बॉस उसे नौकरी से नहीं निकाल देगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, एक कर्मचारी के रूप में ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा काम गुपचुप तरीके से किसी और को दे दें। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने काम करने के तरीके को सिस्टमैटिक बनाना। उदाहरण के लिए, बार बार पूछे जाने वाले सवालों के लिए ईमेल टेम्पलेट बनाना, डेटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर या मैक्रोस का उपयोग करना। अच्छा, मतलब तकनीक का पूरा फायदा उठाना। बिल्कुल। जो काम इंसान को नहीं करना चाहिए, उसे तकनीक को सौंप देना चाहिए। और जब आप इन सिस्टम्स के जरिए अपना काम तेजी से पूरा कर लेते हैं, तब आप एल यानी लिबरेशन या मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। लिबरेशन मतलब लोकेशन फ्रीडम, बिना ऑफिस आए काम करना, राइट? हाँ, लेकिन इसे हासिल करने का एक तरीका है। किताब कहती है कि सीधा जाके बॉस से ये मत कहिए कि मुझे हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो फिर कैसे अप्रोच करें? इसके बजाय एक प्रपोजल दें। बॉस से कहें, मुझे एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए मंगलवार और गुरुवार घर से काम करने की अनुमति दें, ताकि मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सकूं। एक छोटा सा टेस्ट रन। हाँ, और फिर उन 2 दिनों में ऑफिस के मुकाबले 20% ज्यादा आउटपुट देकर दिखाएं। जब बॉस देखेगा कि आप ऑफिस से बाहर रहकर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इस व्यवस्था को स्थायी करने के लिए मान जाएगा। ये एक बहुत ही शानदार रणनीति है, मतलब काम के परिणाम से अपनी बात साबित करना। लेकिन अगर ये सब इतना ही तार्किक और संभव है कि हम फालतू काम हटा सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं, रिमोट वर्क का प्रपोजल दे सकते हैं, तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग इस बदलाव को करने से कतराते क्यों हैं? मुझे लगता है कि इसका उत्तर किसी तकनीक या सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है। इसका उत्तर मानव मनोविज्ञान के एक बहुत गहरे हिस्से में छिपा है, डर। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। लोग अपने काम को ऑटोमेट करने या अपने बॉस से रिमोट वर्क मांगने से इसलिए नहीं कतराते क्योंकि वे नहीं जानते कि ईमेल कैसे भेजना है। तो फिर क्या रोक रहा है उन्हें? वे इसलिए कतराते हैं क्योंकि वे अज्ञात से डरते हैं, अननोन से। वे अपनी तथाकथित सुरक्षित नौकरी खोने से डरते हैं। हम असुविधा और एक तय रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि बदलाव का विचार ही हमें अंदर तक डरा देता है। ये तो है। लोग एक जानी पहचानी परेशानी को एक अनजाने अफसर से ज्यादा तरजीह देते हैं। सच कहूं तो हमारे दिमाग एक बहुत ही खराब स्क्रिप्ट राइटर है। जब भी हम कुछ नया या अलग करने की सोचते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमें एक हॉरर फिल्म दिखाने लगता है। बिल्कुल, एकदम डरावनी फिल्म। हाँ, कि अगर मैंने बॉस से ये बात की तो मुझे निकाल देगा, मेरी ईएमआई बाउंस हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। किताब में इस मनोवैज्ञानिक बाधा को दूर करने के लिए फियर सेटिंग नामक एक तकनीक का जिक्र है, जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। हाँ, गोल सेटिंग के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन फेयर सेटिंग का मतलब है अपने डरों को स्पष्ट रूप से कागज पर लिखना और उनका तार्किक विश्लेषण करना। मतलब उन्हें सामने लाना। हाँ, जब कोई नया कदम उठाने से डर लगता है, तो खुद से पूछना होता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और उसे विस्तार से लिखना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो अक्सर हमें एहसास होता है कि वो सबसे बुरी स्थिति असल में उतनी भयानक नहीं है। सही कहा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने की सोची और वो फेल हो गया, तो क्या वो सच में सड़क पर आ जाएगा? नहीं। असलियत ये होती है कि उसे कुछ महीनों के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शायद थोड़ा कम खर्च करना पड़े और फिर से एक नई नौकरी खोजनी पड़े भी। ये कोई मौत की सजा तो नहीं है, ये सिर्फ एक हल्की सी रुकावट है। बिल्कुल। ज्यादातर जोखिम रिवर्सिबल होते हैं, यानी उन्हें पलटा जा सकता है
या सुधारा जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर चीजें काम नहीं करती तो हमेशा वापस जाकर पुरानी स्थिति में लौटा जा सकता है। जोखिम लेने से ही नए अवसर खुलते हैं, और जैसे ही हम अपने डर को कागज पर स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, उसकी शक्ति आधी हो जाती है। डर अंधेरे में पनपता है, कागज की रोशनी में वो कमजोर पड़ जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक है। अपने डरों की आंखों में देखकर ही हम उन्हें हरा सकते हैं। अब चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने अपने डर पर काबू पा लिया। ठीक है। उसने डील फ्रेमवर्क लागू किया, उसने फालतू काम हटा दिए, अपना काम ऑटोमेट कर लिया, ऑफिस की राजनीति और रोज के उस लंबे सफर से मुक्ति पा ली, और अब उसके पास वो है जिसके लिए ये सब किया गया था, असीमित खाली समय और जगह की आजादी, जो कि अंतिम लक्ष्य था। तो अब इस खाली समय का क्या किया जाए? सारा दिन टीवी तो नहीं देखा जा सकता ना। यहीं से हम लाइफस्टाइल डिजाइन और मिनी रिटायरमेंट्स के विचार पर आते हैं। ये इस पूरी विचारधारा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हाँ, बताइए इसके बारे में। पारंपरिक सोच हमें सिखाती है कि हम 40 साल तक एक ही चक्की में पिसते रहें और फिर 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लें, जब शायद हमारे शरीर में पहाड़ चढ़ने या दुनिया घूमने की ताकत ही ना बचे। बिल्कुल, तब तो घुटनी जवाब दे देते हैं। हाँ, लेकिन मिनी रिटायरमेंट्स का विचार कहता है कि जीवन के अंत तक इंतजार क्यों करना। अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही छोटे छोटे 1 से 6 महीने तक के ब्रेक्स क्यों ना लिए जाएं। जैसे किसी नई जगह जाकर कुछ महीनों तक रहना, कोई नई भाषा सीखना, किसी आश्रम में समय बिताना, या बस अपने परिवार के साथ बिना किसी अलार्म क्लॉक के समय गुजारना। बिल्कुल, यही लाइफस्टाइल डिजाइन का मूल है। समाज द्वारा दी गई डिफॉल्ट जिंदगी कि सोमवार से शुक्रवार काम करो, वीकेंड पर घर के काम निपटाओ और फिर सोमवार को उसी साइकिल में वापस लौट जाओ, इसे आंख मूंद कर जीने के बजाय अपने काम का स्टाइल और अपने समय का इस्तेमाल खुद चुनना, अपनी शर्तों पर जीना। हाँ, जब हम सचेत रूप से अपने अनुभवों को डिजाइन करते हैं, तब जीवन में एक वास्तविक गहराई और ठहराव आता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या जो लगातार काम और सूचनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, आज के डिजिटल युग में हम सब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। लोग प्रोडक्टिविटी पर दर्जनों किताबें पढ़ लेते हैं, तरह तरह के ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने बचे हुए समय में और ज्यादा काम कर सकें? ये तो एक अंतहीन लूप हो जाएगा। बिल्कुल। इसका असली मतलब ये है कि अनुभवों को भविष्य के लिए टालना बंद करना होगा। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस बचाए गए समय में वास्तव में सार्थक अनुभव जुटाने के बारे में है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। जब जीवन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है तो काम सिर्फ बिल भरने या ईएमआई चुकाने का जरिया नहीं रह जाता। सही बात है। काम भी अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये काम आपको वो जीवन जीने की आजादी दे रहा है जो आप सच में जीना चाहते हैं। सफलता का असली मतलब कोई विशिष्ट पद या भारी बैंक बैलेंस नहीं है। अपनी शर्तों पर समय बिताना, आजादी महसूस करना और समृद्ध अनुभव जुटाना ही वास्तविक सफलता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो फेरिस की ये किताब हमें बहुत ही स्पष्ट और करारा संदेश देती है। सफलता को केवल पैसे की चश्मे से देखना बंद करना होगा। असली संपत्ति है आजादी, समय पर नियंत्रण और ऐसे अनुभव जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। बिल्कुल। काम को बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए करते रहना क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी भूल है। हमें डील फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपने काम को डिजाइन करने की जरूरत है। 80-20 नियम लागू करके गैर जरूरी चीजों को हटाना, जो जरूरी है उसे सिस्टम और तकनीक की मदद से ऑटोमेट करना, अपने डरों का सामना करना और अपनी जगह और समय की आजादी को वापस पाना। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सब एक झटके में रातों रात नहीं होता। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, शुरुआत छोटे छोटे कदम उठाने से होती है। पहले ये पहचानना कि कौन से काम सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, फिर धीरे धीरे अपने कमिटमेंट्स को कम करना, बॉस से छोटी छोटी सहूलियतें मांगना और फिर अपने जीवन के अनुभवों को प्लान करना। ये असल में एक मानसिकता में बदलाव है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे काम करने और जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से झकझोरने वाली रही है। हाँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी चीजों को एक अलग ही, एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाता है। हमने ऑटोमेशन, फालतू काम हटाने और खाली समय हासिल करने की बहुत बात की, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम सच में अपने काम को पूरी तरह ऑटोमेट और एलिमिनेट कर दें और अचानक से हमारे पास असीमित खाली समय आ जाए, तो क्या मनोवैज्ञानिक रूप से उसके लिए तैयार हैं?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, जब हर सुबह उठकर ऑफिस भागने की कोई मजबूरी ना हो, जब मीटिंग्स का कोई स्ट्रेस ना हो, और सबसे बड़ी बात, जब समाज में हमारी पहचान हमारे उस 9 to 5 के काम के टाइटल से नहीं जुड़ी होगी कि मैं फलां कंपनी में मैनेजर हूं, तो हम असल में कौन होंगे? हमारी असली पहचान क्या होगी? बिल्कुल। खाली समय एक बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन ये एक बहुत साफ आईना भी है जो हमें खुद से मिलाता है। तो वो कौन सा पहला शौक, जुनून या सपना है जिसे हम उस तथाकथित रिटायरमेंट के लिए टाल रहे हैं, जिसे कल सुबह उठकर सबसे पहले किया जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। सीखने और खुद को एक्सप्लोर करने की ये यात्रा किसी एक किताब पर खत्म नहीं होती। ये बस एक शुरुआत है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजों की खोज करते रहिए।